नागपुर के संविधान चौक पर अभी हम लोग इस वक्त आ चुके हैं और यहाँ पर नागपुर के जितने भी मेडिकल छात्र छात्राएं हैं, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, उन लोग ने एक प्रोटेस्ट आज जो है वो प्रोटेस्ट किया है सेफ्टी, डॉक्टर्स की जो सेफ्टी है उसको लेके। कलकत्ता में हुए रेप केस के बारे में हम सब जानते हैं, उसको भी लेकर जो डॉक्टर के साथ और भी अत्याचार है उस चीज़ को लेकर गया। हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं जुड़े, हम डायरेक्टली उनसे पूछेंगे कि मैम सबसे पहले बताइए कि आप लोग आज जो यहाँ प्रोटेस्ट करना है वो किस विषय पे है प्रॉपर? जो अभी कोलकाता में इंसिडेंस हुआ था रेप और मर्डर केस, तो वो एक पीजी रेसिडेंट थे, वो वहाँ पे पढ़ाई करके थक के सो गए थे, पर उनके साथ वो मतलब नाइट ड्यूटी पे थे, फिर भी उनके साथ ये सब हुआ। तो खुद के कैंपस में ही वो सेफ नहीं थे, तो सब लड़कियों के सेफ्टी के लिए बात है। वुमेन सेफ्टी के ऊपर में अगर बात की जाए तो आप लोग का क्या मत है? हमें प्रॉपर सीसीटीवी कैमराज चाहिए और हमें सेफ्टी चाहिए, सेफ जोन चाहिए हॉस्पिटल में जहाँ हम काम करते हैं या पढ़ते हैं। लॉज निकलने चाहिए फॉर आवर पर्सनल सेफ्टी, सो दैट आगे चल के अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम किसी को मतलब कोई हमारे लिए अकाउंटेबल रहे, हम किसी के पास जा पाए और हम उनसे लीगली हेल्प ले पाए। तो अगर गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए आगे आती है और हमें हेल्प करती है तो इट विल बी बेटर फॉर अस। जैसे कि हम देखते हैं जब रेपिस्ट जो है, जब रेप करके आ जाते हैं, उनके लिए कानून में कुछ भी मतलब वो नहीं है, सजाएं नहीं है, जो कि उनको मौत की सज़ा देना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है कानून टलाते जाते हैं, पकड़ भी नहीं पाए। एज इन सच अगर रेपिस्ट को ऑलरेडी लॉ में है कि वो उसको सज़ा देगी डेथ की, तो वो उसको वहाँ पे ही मार के चले जाएगा। लाइक टेक्निकली रेप इज़ काइंड ऑफ आप किसी का मतलब उनको मॉरली आप उनका मर्डर ही कर रहे हो, तो इट शुड बी जैसे नॉर्मली मर्डर के लिए जो होता है एग्जीक्यूशन हो जाता है, तो दैट पर्सन शुड बी हैंग्ड जुडिशली। एंड जो कुछ भी अभी हुआ है, अगर अभी हम कुछ एक्शन नहीं लेते आगे चल के और बढ़ते रहेगा। अगर अभी एक्शन ले लेते तो आगे चल के ये सब नहीं होगा। तो ऐसा लगता है कि मतलब डेथ बाय हैंगिंग इज़ द ओनली सोल्यूशन। उनके साथ ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो लोग नेक्स्ट टाइम सोच ही नहीं पाए कि ऐसा कुछ करना है या कोई ऐसे क्राइम ना हो। हम चाहते हैं कि उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि नेक्स्ट टाइम कोई भी ना सोचे कि ऐसे क्राइम करे। राइट टू इक्वलिटी है, अगर जितना फ्रीडम लड़कों को मिलता है उतना ही लड़कियों को मिलना चाहिए। लड़कियों के लिए कोई भी ज़्यादा के रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहने चाहिए। ये सब जो भी बोलते हैं कि कपड़ों के कारण ये सब होता है, ये सब यूजलेस है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम सब बस एक्सक्यूजेज ऐसे एक्सक्यूज़ यूज़ करें, क्योंकि इस सिचुएशन में आप देखोगे तो शी वॉज ऑन ड्यूटी, राइट? वो एप्रन पहन के ऑन ड्यूटी काम करी थी। ऐसा कुछ उन्होंने पहना नहीं था विच वॉज क्वेश्चनेबल। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी बातें होती है, दे आर जस्ट उन लोग बहाने ढूंढते हैं अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए, विच इज़ नॉट राइट आई गेस। तो क्या आप तीनों से अब एक कलेक्टर सवाल पूछूंगा कि जो कैंडल मार्च आप लोग निकाल रहे हैं या आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उससे सब चीज़ें सही हो जाएगी आपको? हमारा गोल है कि सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स तक नहीं, नॉन मेडिकल पॉपुलेशन जो है उनको भी पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मतलब जैसे सर ने बोला कि कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स ने सच में अपनी लाइफ को मतलब हैंग पे रख के आगे आए हैं, तो नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन का भी काम है कि उनको सपोर्ट करें। जो कोलकाता में आरजेकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप हुआ है, जो एक रेसिडेंट डॉक्टर थी सेकंड ईयर की, उसके साथ जो रेप हुआ था, उसके बाद में भी जो एक्शन ली गई है, और उसके बाद में भी जो अभी मॉब अटैक हुआ था वहाँ पे, उसके लिए सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेसिडेंट डॉक्टर्स और बाकी जो स्टूडेंट है सभी लोग। तो ये जो रेप होता है इसका जिम्मेदार किसको ठहराओगे आप? अब यहाँ पे देखिए, जो उसका हॉस्पिटल में रेप हुआ है, हॉस्पिटल हमारे लिए हमारे घर जैसा होता है, और ऊपर से रेसिडेंट डॉक्टर्स तो पूरा टाइम वहीं पे होते हैं रेसिडेंट, और वहाँ पे ही उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो फिर क्या बात हो सकती है? तो मेन उस टाइम पे एज ए सोसाइटी हम लोग फेल हो चुके हैं, एज वहाँ पे गवर्नमेंट फेलियर बोल सकते हैं या पूरे कंट्री का फेलियर बोल सकते हैं कि उन सब कहीं पे मतलब घर के अंदर रेप हो रहा है उसका। हॉस्पिटल हमारा घर है और वहीं पे रेप हो रहा है, तो फिर क्या बोल सकते हैं? अभी आप सभी का फेलियर है। मतलब पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि डॉक्टर हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या क्या करते हैं, उन्हें हम ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। सरकार इस चीज़ के लिए हम लोग सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए और किसी प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? जैसे आप देखिए कि अगर किसी पुलिस वाले पे कोई हमला कर देता है तो उसके लिए उन डायरेक्ट जेल होती है। कोई अब बड़े सिविल सर्वेंट वगैरह पे कोई हमला करता है उनको होती है, तो वैसा एक डॉक्टर्स के लिए भी होना चाहिए कि डॉक्टर्स पे कोई सरेआम हमला किया जा रहा है और डॉक्टर्स को उसके लिए भी फिर कुछ होना चाहिए ना, कि डॉक्टर्स की खुद के प्रोटेक्शन के लिए कुछ रहे। डॉक्टर्स जो पूरे टाइम अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए अपना पूरा दे रहे, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। जैसे आपने कोविड में देखा था, कोविड में अपना सब कुछ छोड़ के डॉक्टर्स ने अपना पूरा सब कुछ दिया था और पूरे लोगों को बचाने की कोशिश की थी। उस टाइम पे कोविड के टाइम पे तो सब लोग डॉक्टर्स के साथ खड़े हुए थे, सब हुआ था, पर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का क्या?
इसलिए हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर्स के सिक्योरिटी के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एक्ट हो कि अगर कुछ हमला हो तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। तो ऐसा कुछ हो तो हम लोग वही डिमांड करते हैं। हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा करना चाहिए। वहाँ पे जो कैमराज लगे हुए रहते हैं, कैमराज बढ़ानी चाहिए ताकि वो भी सेफ फील कर सकें। और वहाँ पे कोई लाइटिंग इश्यूज़ है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा करना चाहिए हर मेडिकल कॉलेज में, ताकि कौन सा भी कोना हो हॉस्पिटल का वहाँ पे हर कोई फील कर सके कि हम सेफ़ हैं, हमारे ऊपर भी कोई देखने वाला है। और जैसा उसके साथ जो सेकंड ईयर रेसिडेंट थी उनके साथ जो हुआ था, तब वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, वहाँ का कोई भी ये नहीं है, मतलब एविडेंस भी नहीं है। अभी अगर रह सकता था हर कॉलेज में, अगर वही रहेगा तो अगली बार कोई सोचने से पहले 10 बार उसके मन में डर रहेगा कि ये करने से पहले। देखिए, न्याय व्यवस्था में भी कहीं टकराव है। और दूसरी बात है कि जो लोगों की सोच है, पहले तो एक औरत को दबाया जाता है कमेंट्स करके या किसी चीज़ से उनको दबाया जाता है, लेकिन उसके बाद जो आखिरी अस्त्र निकलता है वो है रेप करना। एंड ये गलत है, किसी भी महिला को इस तरीके से प्रताड़ित करना सबसे गलत है। जो हम इसका विरोध करते हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसा किसी के भी साथ हो। हमारी बेटी भी है, वो भी कॉलेज में पढ़ रही है, वो भी डॉक्टर है, लेकिन अगर किसी की भी बेटी हो, मेरी क्यों, किसी की भी बेटी हो, अगर वो बेटी के साथ होता है तो ये गलत है। एक माँ की तरह पे बोलेंगे तो उसको भरे चौक में फांसी की सजा दे देनी चाहिए, उससे कम कोई सजा नहीं है। फांसी की सजा के साथ साथ वो इतनी जल्दी होनी चाहिए फास्ट ट्रैक पे, ताकि वो अपना कोई भी कांटेक्ट अगर लेता है, कोई भी कांटेक्ट की वजह से वो छूट जाता है, न्याय व्यवस्था उसको छोड़ देती है, तो वो गलत होगा। सो फास्ट ट्रैक पे केस डालिए और फांसी की सजा दीजिए। न्यायपालिका में हम ऑलरेडी इनकी सजाओं का वर्णन किया गया है, किंतु डिलेड जस्टिस होता है। 10 साल 15 साल की प्रक्रिया के कारण उनको जस्टिस नहीं मिल पाता, इसलिए वो खुले घूमते हैं। अलग से कोई न्याय निर्भया के समय पे भी आपने देखा होगा कि बड़े नए कानून बनाए गए, क्या उनका इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्या उसके वो आम आदमी की पहुंच तक या क्रिमिनल की पहुंच तक पहुंच पाया आज तक कि भाई उसके मन में उसके प्रति भय पैदा हो? नहीं। ये भी तो निर्भया 2 है। तो इसका दोष किसको देंगे आप? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है कि सरकार? सभी का है, ये कम्युलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक को नहीं बोला जा सकता। सभी ने अगर अपने दायित्व पूर्ण किए होते, अपनी जिम्मेदारियां निभाई होती, तो शायद ये निर्भया 2 होने से बच गया होता। आपके हिसाब से एक निर्दोष को क्या सजा देनी चाहिए? जो न्याय संगत हो, मैं जस्टिस करने वाला नहीं हूँ, जो न्याय संगत है, जो भारतीय दंड संहिता के तहत है, उसके तहत दी जाए। सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि सख्त कानून आए हमारे देश में, और इस तरह की जो कृत्य हो रहा है महिलाओं के ऊपर में, अभी इसके पहले मणिपुर में देखा गया कि मणिपुर में भी बहुत महिला के साथ में किस तरह से कृत्य किया गया। ये केसेस है जो बड़े बड़े लेवल पर हो रहे हैं, तो हमारे आंखों के सामने में आते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस हैं कि जो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। आज हम किसी गाँव में, किसी देहात में जाते हैं तो वहाँ इतने लड़कियों के रेप हो रहे हैं, वो केसेस तो बहुत दबी बात है एक्चुअली। आज किसी डॉक्टर का रेप हुआ है, वो भी हॉस्पिटल में, तो ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ है। लेकिन ऐसी वो महिला है बहुत ज़्यादा जिनके साथ में रेप होता है, बहुत कुछ कृत्य होता है, उनके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। धन्यवाद। देखिए, ये जो घटना घड़ी है और यहाँ पे जो एक मेडिको की हत्या नहीं की गई, एक वो लड़की थी अपने देश की और जो कि सेवा कार्य में जुड़ी हुई थी, जो एक पल्मोनरी मेडिसिन के लोगों को हेल्प करने का काम वो लड़की कर रही थी। उसने कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी या जानी थी जिसके वजह से मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर घोष उससे काफ़ी नाराज़ थे और उन्होंने उनके कुछ इंटर्न्स के माध्यम से उनको उकसाया। और ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके तहत जो महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो इस विषय पे बात नहीं कर रही है, जो चाहती है कि ये सारे एविडेंसेस और इनका जो भी क्राइम है वो डिमोलिश किया जाए। उन्होंने क्या वजह है कि कॉलेज के अंदर रिनोवेशन का काम चालू कर दिया है, उन्होंने सीबीआई को क्यों रोका है इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये सारे सवाल हम ममता बनर्जी से पूछना चाहते हैं। भाजपा वैद्यकीय आघाड़ी की तरफ से और पूरी भाजपा की तरफ से हम
पूरे स्टूडेंट के साथ में है, पर एक स्टेट जहां की महिला मुख्यमंत्री हो और उसके आंखों के सामने अगर एक महिला की निर्गुण हत्या हो, इस प्रकार का बलात्कार हो, और अगर वो फोटोग्राफ्स आप सभी ने देखे होंगे तो वो दिल दहलाने वाले फोटोग्राफ्स हैं। किसी भी बेटी के साथ में, कल मेरी बेटी 10वीं में पढ़ रही है, उसने बोला कि पापा आप तो डॉक्टर है पर मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं अगर भारत में होगी, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, पर इस प्रकार का क्राइम हम सहन नहीं करेंगे। आने वाले समय में माननीय मोदी जी से हम जल्दी मिलने वाले हैं। आदरणीय नितिन जी से, देवेंद्र जी से हमने एक अपील की है कि इसके माध्यम से आप ममता बनर्जी सरकार तक अपनी भावनाएं पहुंचाएं, जस्टिस की डिमांड करें और निर्गुण हत्या के विषय में जो जो शामिल हो, चाहे कॉलेज के डीन हो, चाहे इंटर्न्स हो, चाहे जो भी क्रिमिनल्स हो, चाहे वो टीएमसी के गुंज हो या टीएमसी में सरकार में कोई मंत्री हो, अगर वो भी इस केस में इन्वॉल्व है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। फांसी के नीचे हम कोई भी सज़ा से ताल्लुकात नहीं रखते। इन सभी क्राइम जिन्होंने किया है उनको फांसी और सिर्फ फांसी देनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। कलकत्ता में जो घटना हुई उससे हम लोग सारे ही दुखी हैं, लेकिन हम लोग विशेषकर से, क्योंकि वो लड़की जो थी जिसका भविष्य बहुत उज्जवल था, वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट की JR2 थी और हम भी उसी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सारी बातों को देखने के बाद, सुनने के बाद हमको बहुत दुख हुआ है और कहीं हम भी सोच रहे हैं कि डॉक्टर्स और महिला दोनों के बारे में सेफ्टी जो है, उनकी सुरक्षा जो है, इसके हम देखकर भी अनदेखा क्यों करते हैं, और उसके लिए जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। और वर्क प्लेस वो कहीं भी रहे, फिर वो स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स तो है ही है, लेकिन वहाँ पे सेफ्टी होना ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा हम मानते हैं। जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है और जस्टिस और सेफ्टी ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है और वो जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, ऐसा हम लोगों का आग्रह है और इसीलिए इतने लोग बहुत कुछ कहना है नागपुर वासियों का और बहुत कुछ सोचना है भारतवासियों का। भारत भर में बहुत से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नागपुर में भी प्रोटेस्ट आज भी है, प्रोटेस्ट कल भी हो गए और पूरा भारत ये जो कलकत्ता में हुआ है इसकी निंदा करता है। लेकिन क्या सिर्फ प्रोटेस्ट करना ही एक आखिरी अनुमान है, एक आखिरी चीज़ है कि सिर्फ प्रोटेस्ट करके? अब ये बात सरकार तक कितने लोगों की बात है जो सरकार सुनती है, हमें आगे ही देखना है। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ सुयश सेठिया, महाराष्ट्र TV 24 नागपुर। पाऊस निसर्गाचं वरदान आहे, पण त्याचबरोबर कडाडणाऱ्या विजा मात्र कधी कधी आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकतात। महाराष्ट्रात विजा पडून झालेल्या मृत्यूंची सरासरी चिंताजनक आहे। विजा पडणे आपण थांबवू शकत नाही, पण आपण आपल्या जीविताची काळजी घेऊ शकतो। विजा चमकत असल्यास मोकळ्या जागेवर राहू नका, पत्र्याचे शेड, बस स्टॉपचा आसरा घेऊ नका, उंच झाडे, विजेचे खांब याखाली उभे राहू नका। छतावर किंवा उंच डोंगरावर असाल तर खाली उतरा। पाण्याच्या मोठ्या साठ्यापासून दूर राहा। घरात विजेची उपकरणे हाताळू नका। दामिनी ॲप तुम्हाला नैसर्गिक विजेच्या संभाव्य धोक्यांची सूचना अगदी विनामूल्य देते, ते वापरा आणि सुरक्षित स्थळी आसरा घ्या। आपत्ती व्यवस्थापन, आयुष्याचे संवर्धन। आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन। मानवी मनोरा रचण्यासाठी लागतं उत्कृष्ट व्यवस्थापन, नियमांचं पालन आणि उत्तम संतुलन, अन्यथा अपघात होऊ शकतो। त्याचप्रमाणे निसर्गाचं संतुलन बिघडल्याने पर्यावरणाला धोका होऊन भूस्खलन, दरड कोसळणे असे भीषण अपघात होतात। त्यात जीवित व वित्तहानी होऊन अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होतात। हे टाळण्यासाठी निसर्गाचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे। तसेच डोंगरापासून सुरक्षित अंतरावर वस्ती करणे गरजेचे आहे। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रांबाबत कायम सतर्क राहणे आवश्यक आहे। डोंगरावरची झाडे झुकणे, पाण्याखालची माती वाहून जाणे या भूस्खलनाच्या प्रारंभिक खुणा असू शकतात। या संबंधित सूचना संबंधित विभागाला दिल्या पाहिजेत, जेणेकरून जीवितहानी टळू शकेल। निसर्गाचं संतुलन व नियमांचं पालन केल्यानेच आपलं आणि निसर्गाचं रक्षण होऊ शकतं। आपत्ती व्यवस्थापन, आयुष्याचे संवर्धन। आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन। आपलं आयुष्य म्हणजे आंधळी कोशिंबिरीचा खेळ नाही, कारण अचानक कुठलंही संकट येऊन धडकू शकतं। त्यासाठी डोळे सतत उघडे असायला हवेत, अन्यथा अंदाज चुकून आपणच अडचणीत येऊ शकतो। अनेकदा आपण आपत्ती टाळू शकत नाही, पण सतर्कतेमुळे
कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी घेऊ शकतो. संकटात घाबरून न जाता मार्ग काढू शकतो. शासकीय सूचनांचे पालन करून आपण मदत पथकाला सहकार्य करू शकतो. आपत्तीविषयी सतर्कता वाढावी आणि आपत्ती व्यवस्थापन सोयीचे व्हावे म्हणून शासनानं मौसम, मेघदूत, सचेत, भूकंप हे ॲप्स विनामूल्य उपलब्ध केले आहेत. त्यांचा वापर करा. सतर्कतेमुळे जीवितहानी बरोबरच वित्तहानी सुद्धा टळू शकते. प्रसंगावधान राखा, योग्य कृती करा. आपत्ती व्यवस्थापन आयुष्याचे संवर्धन. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन.